हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। एकदम मज़े में चल रही होगी या कुछ अप एंड डाउन चल रही है, समय नहीं मिल पा रहा है, किसी की कुछ प्रॉब्लम्स होगी, किसी की कुछ प्रॉब्लम्स होगी। बट देखिए, टाइम तो निकालना ही पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा। जबकि अब तो बहुत इजीली आप लोगों को चीज़ें मिल गई हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म चल गया है जहाँ पर आपको कोई भी चीज़ जाननी हो, आप वाइल वर्किंग आप केवल चैनल चला दें और उसको सुनते जाएं आप माइंड में, और सारी इन्फॉर्मेशन आप जो भी सब्जेक्ट की लेना चाहेंगे आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। तो ये बहुत ही इजीली एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जिससे आपको इजीली चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं और मिल रही हैं। तो मैंने आपको इंग्लिश में लिटरेरी टर्म्स जो हैं सारे पढ़ाए थे, अप्रॉक्स 160 के अराउंड कुछ पढ़ाए थे आपको। अब उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि इस चैनल का नाम ही इससे रिलेटेड है, ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हाँ, और हाँ, पीईटी का प्रैक्टिस पेपर भी आने वाला है इस चैनल में। पीईटी, पीईटी का, किसका? पीईटी का। ठीक है, पीईटी का प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें कराने वाले हैं, तो उसको भी ज्वाइन कीजिएगा और देखिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए जिससे पता चले आपको कि आप कहाँ तक हैं, आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, और आपको कौन सा टॉपिक अभी भी कंफ्यूज कर रहा है उस टॉपिक को फिर रिपीट करके पढ़िए। ठीक है। इसीलिए अब आप कमेंट्स बॉक्स पे बताइएगा भी कि पीईटी का क्वेश्चन मतलब पेपर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। वैसे मेरा है कि मैं पीईटी का क्वेश्चन पेपर आपको लाऊं और सॉल्व कराऊं। ठीक है। देखिए, बाकी चैनल्स क्या हैं, एक एक क्वेश्चन टाइप करा के और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं ऐसे एलेबोरेट कर रही हूँ। मेन मोटो क्या है? क्वेश्चन मिलने चाहिए आपको। मेन मोटो क्या है? क्वेश्चन मिलने चाहिए, जो कहीं से भी मिले आपको। क्वेश्चन जितने पढ़ेंगे ना उतने आइडियाज़ आएंगे, उतने उस टॉपिक के बारे में पढ़ने में पता चलेगा, और ये पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन उस टॉपिक से, एक सिंगल टॉपिक से पुटअप किए जा सकते हैं, कहाँ कहाँ से। ठीक है। तो चलिए, आइए अब ज़्यादा देर ना करें। और हाँ, आप लोग चैनल देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो भाई ऐसा मत कीजिए, चैनल देखिए भी और सब्सक्राइब भी करते जाइए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लिटरेरी टर्म्स का। व्हाट इज कैंटो? अब पूछा जा रहा है कैंटो क्या होता है, पूछा जा रहा है कैंटो क्या होता है। अ रिसाइटेबल सेक्शन ऑफ अ लॉन्ग पोएम, अ लॉन्ग पोएम, लैरिकल स्टेंजा या लॉन्ग पोएम। तो पहले का ऑप्शन पता ही चल रहा है कि जो लॉन्ग पोएम के सेक्शन होते हैं, यानी लॉन्ग पोएम को अगर सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे मान लीजिए लॉन्ग पोएम है 10 पेजेस की है और उसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया, या 4 सेक्शन में या 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया, और हर 2 सेक्शन में क्या हुआ, 5 5 स्टेंजा रख दिए गए, तो वही कहलाता है हमारा कैंटो। क्या कहलाता है? कैंटो। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स? ब्लैंक वर्स को इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस किया? क्वेश्चन बहुत करेक्टली रीड कीजिएगा। हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में ब्लैंक वर्स को किसने इंट्रोड्यूस किया? क्वेश्चन ये कह रहा है। आंसर हो जाएगा मार्लो। मार्लो ने मार्लो ने ब्लैंक वर्स को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था। मार्लो ने ब्लैंक वर्स को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज मोनोडी? मैंने जब लिटरेरी टर्म आपको डिक्टेट किए थे तो मैंने कई टर्म पढ़ाए थे आपको। एक एलेजी पढ़ाया था, एक ड्रिज पढ़ाया था, और एक मोनोडी पढ़ाया था। ठीक है। एलेजी और ड्रिज में डिफरेंस बताया था कि एलेजी क्या होती है, किसी पर्सन पर एलेजी लिखी जाती है और दुख व्यक्त किया जाता है। ये भी सॉन्ग ऑफ ग्रीफ होता है और ये भी सॉन्ग ऑफ ग्रीफ होता है। बट डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बस ये होता है कि ये ड्रिज एलेजी किसी पर्सन पर लिखी जाती है दुख व्यक्त करके, और ड्रिज क्या है, ओकेजन ऑफ डेथ पर एक सॉन्ग गाया जाता है। ओकेजन ऑफ डेथ पर, मतलब डेथ होने पर किसी की एक सॉन्ग गाया जाता है, उसे ड्रिज बोलते हैं। अब बात आती है मोनोडी। तो मोनोडी टाइप ऑफ ही ड्रिज है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है पोएम ऑफ वेलकम, पोएम ऑफ सॉरो, पोएम अबाउट नेचर, पोएम ऑफ मैरिज, तो हमने बताया ही है ये एलेगी, ड्रिज और मोनोडी अ पोएम ऑफ सॉरो हैं। तो क्वेश्चन का ऑप्शन निकल कर आ गया। इसीलिए हमने पहले
160 के अराउंड आपको लिटरेरी टर्म डिफाइन किए ताकि ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं ना इसमें कोई इशू ना हो। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन, जिन्होंने नहीं पढ़े हो उनको पढ़िए, फिर आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज इपिक? अ ब्रीफ पोएम क्लासिकल इन स्टाइल इन फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन शेफर्ड्स, a poem of a strictly formal kind, a poem which can be sung, a long narrative poem tells the splendid deed of some hero of history or legend। यही ऑप्शन करेक्ट होता है। एपिक इज अ लॉन्ग नरेटिव पोयम, ये तो सबको पता है, और उसमें एक्सप्लेन क्या किया जाता है, हीरो की डीड्स को, मतलब हीरो के कर्मों को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, उसकी डीड्स को, उसकी अच्छाइयों को, उसकी इविल्स को, बुराइयों को, सबको डिफाइन किया जाता है, वो होता है हमारा एपिक। ठीक है, जॉन मिल्टन का लॉन्ग नरेटिव पोएम कौन सा है? तो वो है पैराडाइज लॉस्ट। जॉन मिल्टन का लॉन्ग नरेटिव पोएम कौन सा है? पैराडाइज लॉस्ट है ना, जॉन मिल्टन का लॉन्ग नरेटिव पोएम, जो कि इन्होंने 1658 के अराउंड लिखना शुरू किया था, 1665 में जिसको कंप्लीट किया था, और 1667 में क्या हुआ था, पब्लिश्ड हो गया था। ठीक है, पहले 10 बुक्स में था और बाद में जब पब्लिश हुआ तो कितनी बुक्स हो गई थी? 12 बुक्स हो गई थी। 7 और जो 10th बुक है उसके एक एक पार्ट क्या है, इंक्रीज कर दिए गए थे। ठीक है, चलिए इतनी इन्फॉर्मेशन हमने आपको उसकी दी क्योंकि इपिक के बारे में पूछा जा रहा था। अब बात करते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, द टर्म न्यू रोमांटिसिज्म कैन बी एसोसिएटेड विद। ये जो न्यू रोमांटिसिज्म किस से एसोसिएटेड हो सकती है? तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डायलन थॉमस। इससे एसोसिएटेड है न्यू रोमांटिसिज्म, डायलन थॉमस से एसोसिएटेड है ये टर्म। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज लैम्पून? लैम्पून क्या है? क्या आ सकता है क्वेश्चन, ये लैम्पून क्या है? हमने आपको एक टर्म और पढ़ाया था, लिमरिक। लिमरिक पढ़ाया था, बताइए हमने क्या बताया था, हाउ मैनी लाइन्स इन लिमरिक, टेल मी। हमने आपको सारा बताया था, 1 लाइन स्टेंजा, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन स्टेंजा, 7 लाइन, 8 लाइन और 9 लाइन स्टेंजा। हमने पूरे स्टेंजा को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, सब कुछ बताया है। बताइए लम्पून क्या होता है? कोर्स सटायर अटैकिंग इन इंडिविजुअल, a stanza in nonsense verse to ridicule somebody, a dramatic comedy mean to excite laughter, a dramatic entertainment mean to give pleasure। What is lampoon? तो 6 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा ए, कोर्स सटायर अटैकिंग इन इंडिविजुअल। लम्पून में क्या होता है, नाम से ही बड़ा फनी नाम लग रहा होगा लम्पून, तो ये क्या है, कोर्स सटायर है जो कि इंडिविजुअल पर अटैक करता है। क्या है एक, ये लम्पून क्या है, ध्यान रखिएगा, ये लम्पून क्या है, एक कोर्स सटायर है और जो कि इंडिविजुअल पर अटैक करता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट नाम लग रहा है और पेपर में ना कभी कभी कुछ डिफरेंट नाम आ जाते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। नेक्स्ट है surrealism was a movement, surrealism was a movement in art and literature which originated in England, France, Italy और Germany। ये जो surrealism movement है इसका, ये भी आर्ट और लिटरेचर से रिलेटेड है। इसका ओरिजिनेशन कहाँ हुआ था, इसका ओरिजिनेटेड कहाँ पर था, ये विच कंट्री हैज ओरिजिनेटेड। 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस। तो सररियलिज्म क्या था, सररियलिज्म क्या था, एक मूवमेंट था जो कि आर्ट और लिटरेचर से रिलेटेड था, जिसका जो है कहाँ पर ओरिजिनेट किया गया था, फ्रांस में ओरिजिनेट किया गया था। कहाँ ओरिजिनेट किया गया था, फ्रांस में ओरिजिनेट किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू, क्या कह रहा है, द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू हिम वन सेल्फ ऑन द स्टेज in a drama, act of talking to oneself on the stage in drama so as to utter thoughts aloud is known as, क्या कहा जाएगा, डायलॉग, सोलिलोकी, ड्रामेटिक मोनोलॉग या पॉइंट ऑफ व्यू। सोलिलोकी और ड्रामेटिक मोनोलॉग से क्वेश्चंस आ सकते हैं।
एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वनसेल्फ, मतलब ऐसा एक्ट कर रहा है कि वो अपने आप से बात कर रहा है स्टेज पर एक ड्रामा में। सो एज टू अटर थॉट्स लाउड, उसके थॉट्स और आइडियाज क्या हैं, लाउड हैं, उसको क्या कहा जाएगा, सोलिलोकी। क्या कहा जाएगा, जो पर्सन अपने आप से बात करेगा उसको क्या कहा जाएगा, सोलिलोकी। ठीक है, स्टेज में ड्रामा में जो पर्सन अपने आप से बात करेगा, अपनी आइडियाज और थॉट्स को जोर से बोलेगा, उसको कहा जाएगा सोलिलोकी। 9 क्वेश्चन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन लिटरेचर डिनोट्स अ मोड ऑफ नरेशन दैट कैप्चर्स द फुल फ्लो ऑफ अ कैरेक्टर्स मेंटल प्रोसेस, अ स्टेट ऑफ माइंड, अ मैनर ऑफ लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन या ड्रामेटिक मोनोलॉग। विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन में क्या, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हमने आपको पढ़ाया था। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में आपने क्या पढ़ा था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में पढ़ा था आपने कि एक हमारे जो राइटर थे, ये जो हमारे राइटर थे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के, ये जो हमारे राइटर थे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के, ये टेक्निक क्या थी, हमने आपको बताया था ये टर्म जो है 20th सेंचुरी में मोस्टली यूज़ किया गया। और इसमें जो निपुण हुए थे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में, वो कौन निपुण हुए थे, वर्जीनिया वुल्फ थी। कौन थी, वर्जीनिया वुल्फ पाइनल थी, मतलब कि निपुण हुई थी, जो जानी जाती है वर्जीनिया वुल्फ थी। और कौन थे, और थे वर्जीनिया वुल्फ, इम्पॉर्टेंट करेक्टर है इसमें जानने वाला। ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ, डोरोथी रिचार्डसन, डोरोथी डोरो वर्जीनिया वुल्फ और डोरोथी रिचार्डसन, डोरोथी रिचार्डसन नाम ध्यान रखिएगा, वर्जीनिया वुल्फ, डोरोथी रिचार्डसन एंड जेम्स जॉयस। कौन था, जेम्स जॉयस, जेम्स जॉयस। तो वर्जीनिया वुल्फ, डोरोथी रिचार्डसन एंड जेम्स जॉयस रिलेट टू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या था, एक टेक्निक थी जिसमें कि आदमी अपने फ्लो कर देता था, सारे इमोशंस जो होते थे फ्लो कर देता था। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में अपने इमोशंस क्या करता था, सारे इसके फ्लो हो जाते थे, मतलब कि फ्लो में वो सारे इमोशंस अपने कह देता था, सही होते थे, गलत होते थे, कैसे भी होते थे। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों का माइंड क्या होता है, एकदम भर जाता है, दिमाग एकदम भर जाता है, हम निकाले कहाँ, तो उसमें ये नहीं समझ में आता, जब निकालते हैं हम लोग तो उसमें ये नहीं समझ में आता बात कितनी सही है, बात कितनी गलत है, बोलते हैं बोलते चले जाते, फिर बहुत रिलैक्स फील होता है। तो वही जो एक उसी के लिए एक टर्म यूज़ किया गया है, उसी सिचुएशन के लिए, स्ट्रीम ऑफ consciousness, a mode of narration that of capture the full flow of characters mental process, right। चलिए, वर्जीनिया वूल, जेम्स जॉयक एंड डोरोथी रिचार्डसन इसके पाइनर हैं, यानी कि इसको यूज़ करने में इन्हीं लोगों का महत्वपूर्ण रोल है। चलिए 10 क्वेश्चन पे आते हैं। 10 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, द लिबर्टी विच पोइट्स टेक इज कॉल्ड, द लिबर्टी विच पोइट टेक्स कॉल्ड पोएटिक जस्टिस, पोएटिक लाइसेंस, अफेक्टिव पॉलिसी या राइमिंग स्कीम। पोएटिक जस्टिस का मतलब क्या था कि जब वाइस दिखाते थे तो उसको क्या करते थे, वाइस और वर्च्यू मतलब अच्छा काम करता था तो उसे रिवॉर्ड करते थे, और जो इविल्स थी, जो खराब काम करता था, उसको पनिश्ड कर देते, तो वो बोल दिया जाता है पोएटिक जस्टिस। ठीक है, अब बात आती है पोएटिक लाइसेंस में लिबर्टी मिलती थी। 10 क्वेश्चन का आंसर भी यही है, क्योंकि लिबर्टी है किसी भी पोएम, किसी भी लिटरेचर के किसी भी जॉनर को लिखने में पोइट को एक लिबर्टी मिल गई थी, एक फ्रीडम मिल गई थी, इसी को बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस। चलिए नेक्स्ट है, लाइटोटेस इज अ ग्रीक वर्ड फॉर प्लेन एंड सिंपल अंडरस्टेटमेंट ओवर शूटिंग अफर्मेशन। 11 क्वेश्चन का आंसर होगा प्लेन एंड सिंपल। तो लाइटोटेस आपने फिगर ऑफ स्पीच जो पढ़ी है वो ग्रीक वर्ड फॉर प्लेन एंड सिंपल है, उसका ग्रीक वर्ड के लिए प्लेन एंड सिंपल मतलब है उसका। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 12, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर टीजीटी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया है, व्हाट इज गोइथिक नॉवेल। गोइथिक नॉवेल लास्ट ईयर पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए गोइथिक नॉवेल क्या होता है। A novel which originated in Goths, a novel which originated in Goths
ठीक है, ये नॉवेल क्या है, ओरिजिनेट करते हैं गोथ्स या अ जर्मेनिक नॉवेल है, अ टाइप ऑफ फिक्शन विच मेडिवल सेटिंग है, अ टाइप ऑफ फिक्शन सेटअप इन गोथिक बिल्डिंग। क्या ऑप्शन इसका करेक्ट होगा बताइए। गोथिक नावल क्या है, गोथिक नावल क्या है, फिक्शन और नॉन फिक्शन में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। नॉन फिक्शनल इज बेस्ड ऑन रियलिटी एंड फिक्शन इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, राइट। तो 12 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि ये टर्म ध्यान रखिए कि गोथिक नॉवेल फिक्शन होते हैं। अरे नॉवेल कैटेगरी फिक्शन होती है, तो ये गोथिक नॉवेल है तो ये भी फिक्शन ही होगा। नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी क्या होते हैं, फिक्शन बेस्ड होते हैं, मतलब इमेजिनेशन पर बेस्ड होते हैं, राइट। और क्या होता है, ये हॉरर नॉवेल, इसमें हॉरर चीज़ें होती हैं इस नॉवेल में। भय, मतलब भय पैदा किया जाता है। और कौन सा कैसल था, लूडलो कैसल में ये प्रेजेंट किया जाता था, लूडलो कैसल में प्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, टाइप ऑफ फिक्शन विच मेडिवल सेटिंग, मेडिवल में इसकी सेटिंग की जाती थी, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, उनमें से करेक्ट करना होगा। नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज मीन बाय डॉगरियल। तो डॉगरियल का मतलब क्या होता है, रफ हैवी एंड जर्की वेरिफिकेशन, अ पोएम रिटन टू एक्सप्रेस ग्रीफ, अ शॉर्ट विटी थॉट प्रोवोकिंग पोएम, अ पाइस ऑफ राइटिंग विच एनिमल्स एज करेक्टर। तो डॉगरियल क्या होता है ये बताना है, डॉगरियल क्या होता है ये बताना है आपको। तो 13 का जो आंसर सही होगा वो ए सही हो जाएगा। डॉगरियल रफ होता है, हैवी होता है और जर्की वेरिफिकेशन होता है। ओवरऑल एक निगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है ना, रफ होता है, हैवी होता है और जर्की वेरिफिकेशन होता है, उसको डॉगरियल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रफ वेरिफिकेशन और जर्की वेरिफिकेशन को क्या बोलते हैं, डॉगरियल बोलते हैं। आई होप समझ आ गया होगा कि डॉगरियल किसे कहते हैं। और हमने आपको एलेबरेट भी किया है, ये टर्म कहाँ पर एलेबरेट किया है, जब हमने आपको ये पढ़ाया है लिटरेरी टर्म, तो हमने एलेबरेट किया है। ये डॉगरियल टर्म प्रोस का है, पोएट्री का है, ड्रामा का है, बताइए प्रोस का है, पोएट्री का, ड्रामा का है, पहले तो यही बताइए। टर्म किससे रिलेट करता है, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो वीडियो उनको चेक करें। डॉगरियल जो है पोएट्री का टर्म है। डॉगरियल किस में यूज होने वाला टर्म है, पोएट्री में। बैडली रिटन होता है, मतलब पोएट्री जो है बहुत बैडली रिटन और रिडिकुलस लिखी जाती है, ठीक है। और लिखते समय राइटर बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता, तो वो फिर जब सीरियस नहीं होता, जब आप सीरियसली पढ़ेंगे नहीं, तो उस समय जब आप जो भी पढ़ेंगे आपके माइंड में एंट्री करेगा, नहीं करेगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप सीरियसली पढ़ेंगे तो आपकी एंट्री करेगा ना। वही चीज़ है, डॉगरियल क्या है कि बिल्कुल अनसीरियस होकर, सीरियस राइटर सीरियस ना होकर पोएट्री में रिडिकुलस चीज़ें लिखता रहता है, तो उसी को बोलते हैं डॉगरियल। पोएट्री का टर्म है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 14, व्हाट इज एन ओकेजनल पोएम। ओकेजनल पोएम, अ पोएम रिटन एट रैंडम, अ पोएम रिटन इन द मेमोरी ऑफ डेड, अ पोएम रिटन टू अडॉर्न अ मेमोराइज स्पेसिफिक ओकेजन, राइट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ओकेजनल पोएम यानी किसी ओकेजन पे गाया जाने वाली पोएम, इसीलिए 14 ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है 15, अ टाइप ऑफ इंसिडेंट डिवाइस और फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट फ्रिक्वेंटली इन लिटरेचर इज नोन एज। एक टाइप ऑफ इंसिडेंट है, एक डिवाइस है या फॉर्मूला है जो फ्रिक्वेंटली लिटरेचर में जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, थीम के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, थीम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए 15 क्वेश्चन के बाद 16 पर आते हैं, और 16 कहता है द टर्म प्लेटोनिक लव इज टुडे स्टैंड्स फॉर। द टर्म प्लेटोनिक लव इज टुडे स्टैंड्स फॉर आइडियल लव ऑफ ब्यूटी, हेवनली ब्यूटी ऑफ गॉड, लव divorced from sexual desire, love as propounded by Plato। तो 16 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो सी, प्लेटोनिक लव जो होता है वो लव डाइवोर्स्ड फ्रॉम सेक्सुअल डिजायर, प्लेटोनिक लव होता है सेक्सुअल डिजायर से
लव डाइवोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हु रिफ्लेक्टेड द ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में कौन रिफ्लेक्ट होता है इनमें से, तो सबको पता है रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है द यूज ऑफ ह्यूमरस करेक्टर्स स्पीचेस और सीन्स इन अ सीरियस और ट्रेजिक वर्क इज नोन एज। इसमें ह्यूमरस करेक्टर हो, स्पीच हो, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कैथारसिस तो नहीं होता है क्योंकि परगेशन ऑफ इमोशंस है, कॉमिक रिलीफ बोलेंगे क्योंकि ह्यूमरस की बात की गई है। नेक्स्ट है हमारा 19 द टर्म ब्लू स्टॉकिंग मीन्स। ब्लू स्टॉकिंग मीन्स क्या होता है, हैबिचुअल वियर ऑफ ब्लू वर्स स्टॉकिंग्स अ रिच वुमेन एन एमिनेंट ऑफ लेटर्स अ वुमेन हैविंग एन और अफेक्टिंग लिटरेरी टेस्ट। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा वो डी, अ वुमेन हैविंग और अफेक्टिंग लिटरेरी टेस्ट। जो वुमेन अफेक्ट हो गई लिटरेरी टेस्ट से उसको क्या बोलते हैं, ब्लू स्टॉकिंग। क्या होगा, उसको बोलते हैं ब्लू स्टॉकिंग बोलते हैं उसको। ध्यान रखिएगा, जिसको लिटरेचर का चस्का लग गया उसको क्या बोलते हैं, ब्लू स्टॉकिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टर्म 20 क्वेश्चन, व्हाट इज अलेक्जेंड्राइन। अलेक्जेंड्राइन क्या होता है, स्टोरी एसोसिएट विद अलेक्जेंडर, विक्ट्रीज ऑफ अलेक्जेंडर, एन इंग्लिश वर्स फ्रॉम विद एन एम्बिक लाइन ऑफ 6 फीट राइट। क्योंकि उसमें कितने सिलेबल्स होते हैं, 12 सिलेबल्स होते हैं। पूरी लाइन में 12 सिलेबल्स होते हैं, यानी कि ईच लाइन है 6 सिलेबल्स या 6 फीट विच वी कैन से। एंटी क्लाइमैक्स का मतलब क्या होता है, हमने क्लाइमैक्स पढ़ा था, क्लाइमैक्स का हमने पढ़ा था क्या होता है, लोअर टू हायर, जिसमें हम किस ऑर्डर क्या होता है, लोअर टू हायर। और वहीं एंटी क्लाइमैक्स में क्या था, हायर टू लोअर चलता है। एंटी क्लाइमैक्स क्या चलता है, हायर टू लोअर चलता है। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट राइजिंग हाई स्लोली सिंकिंग आफ्टर क्लाइमैक्स वीक एंडिंग, वीक एंडिंग। तो क्या था इसका ऑप्शन 21 का करेक्ट हो जाता है, सिंक करना आफ्टर क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स के बाद सिंक करना, ठीक है, उसको बोलते हैं एंटी क्लाइमैक्स। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यही ऑप्शंस करेक्ट होता है। नेक्स्ट 22 हु इज माइनर ऑफ गोथिक नॉवल, हॉरेक वॉलपोल, मैथ्यू लिविस, एनी रेडक्लिफ या हेनरी जेम्स। तो हॉरेक वॉलपोल कौन है, पाइनर है किसके, गोथिक नॉवल के। Move to next question 23. Feminine rhyme means a poetry written by women, written about home and family, rhyme in 2 syllables, the second unstressed, verse about women. 23 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा सी, राइम है जो कि 2 syllables में है। फेमिनाइन राइम बोलेंगे उसको, जिसमें जो पोयम होगी उसकी राइम 2 syllables में होगी और सेकंड वाला अनस्ट्रेस्ड होगा तो फर्स्ट वाला स्ट्रेस्ड होगा, यानी स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड, राइट। तो फेमिनाइन राइम क्या होगी, 2 syllables होंगे और सेकेंड वाला अनस्ट्रेस्ड होगा, यानी फर्स्ट वाला स्ट्रेस्ड होगा। 24 में होमली इन मिडिल इंग्लिश मीन्स tedious moralizing sermons, salt religious disclosure, written about home and family, didactic literature। तो homily in middle English का क्या मतलब था, 24 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, शॉर्ट रिलीजियस डिस्कोर्स को बोलते थे होमली। क्या बोलते थे, शॉर्ट रिलीजियस डिस्कोर्स को बोलते थे होमली। नेक्स्ट है पिकारेस्कू नॉवल डील्स with a historic hero, dictatic features with a rogue as a hero with Safford। तो यही ऑप्शन हमने बताया था ना, पिकारेस्कू में पिकारस का मतलब क्या था, रोग और एज अ हीरो, ठीक है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 26। अ पेंटामीटर इज अ लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 5 फीट, 1 फीट, मोनोमीटर 3 फीट, 3 फीट क्या था, टेट्रामीटर या ट्रायामीटर, क्या था, ट्रायमीटर था या टेट्रामीटर था। 3 फीट को क्या कहते थे बताइए, ट्रायामीटर या टेट्रामीटर, क्या कहते थे 3 फीट को, ट्राईमीटर, क्या कहते थे, ट्राईमीटर कहते थे। 3 फीट को क्या कहते थे, ट्राईमीटर, ठीक है। ट्राईमीटर 3 फीट को कहते थे, ट्राईमीटर। चलिए तो 5 फीट हो गए पेंटामीटर में, ठीक है। द टर्म अब्सर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम थिएटर ऑफ अब्सर्ड मिथ ऑफ सिसिफस। तो 27 का आंसर हो जाएगा मिथ ऑफ सिसिफस से अब्सर्ड टर्म लिया गया था, मिथ ऑफ सिसिफस। हम लोग इसका थिएटर ऑफ अब्सर्ड लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये टर्म जो लिया गया है अब्सर्ड वो मिथ ऑफ सिसिफस से लिया गया है, ठीक है।
चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन में आते हैं। क्या कहता है 28 क्वेश्चन हमारा? हमर्शिया विद रेफरेंस टू अ ट्रेजिक हीरो मीन्स। हमर्शिया मीन्स क्या होता है? हमर्शिया, हमर्शिया जो है ट्रेजिडी का करेक्टर मतलब ट्रेजिडी का एक पॉइंट है हमर्शिया। एन इंटेलेक्चुअल एरर, अ वाइस और डिप्रेविटी, समथिंग रॉन्ग इन हिज लाइफ और करेक्टर, अ सिंफुल एक्ट। तो हमर्शिया क्या होता है? 28 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एन इंटेलेक्चुअल एरर मतलब एरर जो हो जाती है हमर्शिया उसको ही बोलते हैं। Next, a negative capability is the ability to overcome unpleasant experience, a passive subordination to experience, depersonalized empathy with experience। 29 का यही ऑप्शन करेक्ट होगा। depersonalized empathy होती है एक्सपीरियंस के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू ऑफ नेचुरलिज्म? नेचुरलिज्म के लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू है? मैन इज अ पार्ट ऑफ नेचर, मैन इज अ हायर ऑर्डर एनिमल, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट डिटरमाइन मैंस लाइफ। 30 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। 31 फुल फैंथम, फुल फैंथम लाइफ, फुल फैंथम फाइव थाई फादर, फादर लाइस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फुल फैंथम फाइव थाई फादर लाइस। इलिस्ट्रेट, राइम, इंटरनल राइम, एलिट्रेशन, एसोसेंस। तो एलिट्रेशन है। एफ 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 यूज हो रहा है। फुल फैंथम फाइव थाई फादर लाइस। तो 31 का ऑप्शन जो करेक्ट वो करेक्ट होगा एलिट्रेशन। बाई ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इलियट मीन्स कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट पॉइंट, ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स दैट इवोक एन इमोशंस, कंक्रीट इमोशंस एंड थॉट्स, वर्ड टू नेम फीलिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स। तो 32 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट और इवेंट इवोक करते हैं इमोशंस को। ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स दैट इवोक एंड इमोशंस क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स दैट इवोक एंड इमोशंस, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव किसको बोलेंगे। ऑब्जेक्ट और इवेंट्स जो इमोशंस को इवोक करें। नेक्स्ट है हमारा 33 कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लरिश्ड इन विच पीरियड? कॉमेडी ऑफ मैनर्स किस पीरियड में फ्लरिश्ड हुआ था? रेस्टोरेशन, रोमांटिक, विक्टोरियन या एलिजाबेथन? तो फ्लरिश्ड हुआ था रेस्टोरेशन में। फ्लरिश्ड कब हुआ था? रेस्टोरेशन में। कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो फ्लरिश्ड हुआ था किस पीरियड में हुआ था? रेस्टोरेशन में फ्लरिश्ड हुआ था। चलिए 34 अ सॉन्ग ऑफ हाइम ऑफ मॉर्निंग कंपोज्ड, मॉर्निंग मतलब रोना, और परफॉर्म्ड एज अ मेमोरियल टू अ डेड पर्सन इज कॉल्ड एलेगी। किसी डेड पर्सन की याद में अगर कोई मेमोरियल सॉन्ग बने उसे एलेगी कहेंगे। अ कोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग, वो एक कोटेशन जो बिगिनिंग ऑफ राइटिंग लिखी जाती है उसको क्या बोलेंगे? 35 का जो आंसर करेक्ट होगा वो बोलेंगे इपीग्राफ। इपीलॉग और प्रोलॉग किसे बोलेंगे? फिर इपीग्राफ बोलेंगे। इपी एक टर्म होता है इपीटाफ। इपीटाफ जो होता है इंस्क्रिप्ट एट स्टोन, जो स्टोन में लिखा जाए वो इपीटाफ। और इपीग्राफ एक कोटेशन होती है जो बिगनिंग की राइटिंग में लिखी जाती है। दैट इज अ कोटेशन। क्या होता है? कोटेशन। दैट इज अ कोटेशन जो स्टार्टिंग ऑफ राइटिंग में लिखी जाए उसे एपिग्राफ। प्रोलॉग एक पैराग्राफ होता है जो किसी भी एसे के पहले लिखा जाए। समथिंग 3 और 4 लाइन का पैराग्राफ होगा वो प्रोलॉग होगा। और इपीलॉग क्या होता है? लास्ट में जो लिखा जाता है किसी भी एसे का लास्ट में जो कंक्लूजन लिखा जाता है दैट इज अ इपीलॉग, राइट। और प्रोलॉग जो पहले पैराग्राफ में लिखा जाए। एपिग्राफ कोटेशन में होता है, ज़्यादा नहीं। कोटेशन कितनी लाइन्स की होती है? 1 लाइनर या 2 लाइनर, ठीक है, उसे कोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटेशन, कोटेशन, ठीक है।
चलिए 36 क्वेश्चन में आते हैं। सॉन्ग और पोयम इन ऑनर और ओकेजन ऑफ मैरिज इज कॉल्ड। जो सॉन्ग ऑफ पोयम ओकेजन ऑफ मैरिज पर कही जाती है, सॉन्ग ऑफ पोयम जो ओकेजन ऑफ मैरिज के सम्मान में कही जाए उसे बोलते हैं एपिथैलेमियम। उसे क्या बोलते हैं? एपिथैलेमियम। एपिथैलेमियम बोलते हैं उसे, क्योंकि ये सॉन्ग ऑफ मैरिज है। एपिथैलेमियम। एपिथैलेमियम, ठीक है। फ्री वर्स हैज अनदर नेम विच इज वर्स लिब्रे। फ्री वर्स का दूसरा नाम क्या है? वर्स लिब्रे। एन एरर इन जजमेंट कॉज्ड बाय इग्नोरेंस और सडन वीकनेस इज कॉल्ड। मतलब किसी भी जजमेंट में अगर एरर हो जाए तो उसे हमने भी बताया हमर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हमर्शिया। मूव टू 39 क्वेश्चन। इट इज अ कॉमेडी इन विच एक्शन इज मोर साइलेंट देन करेक्टराइजेशन। एक ऐसी कॉमेडी जिसमें कि एक्शन बहुत ज़्यादा साइलेंट होता है कंपेयर टू करेक्टराइजेशन के, उसको क्या कहते हैं? जिसमें एक्शन साइलेंट होता है, मेलोड्रामा। उसे क्या कहते हैं? 39 का आंसर हो जाएगा ए, मेलोड्रामा। चलिए 39 के बाद हमारा आ जाता है 40 क्वेश्चन। हमारा कह रहा है अ कंपोजिशन दैट इमिटेट्स समबडी। एक कंपोजिशन जिसको इमिटेट करता है कोई और, समबडी स्टाइल्स इन अ ह्यूमरस वे इज कॉल्ड। पैरोडी बोलते हैं उसको। मतलब कि एक कंपोजिशन कोई दूसरे की स्टाइल को कॉपी करके कंपोज कर रहा है ह्यूमरस वे में, उसे क्या कहेंगे? पैरोडी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? पैरोडी। अ स्टेंजा ऑफ 4 लाइन इज कॉल्ड। 4 लाइन की स्टेंजा को क्या कहते हैं? क्वाट्रेन। क्या बोलते हैं? क्वाट्रेन बोलते हैं। और एक होता है, एक आपने टर्म सुना होगा, क्विंसिन। क्विंसिन वर्ड टर्म आपने सुना है? मैंने आपको बताया था क्विंसिन टर्म। ओहो, क्या लिख रहे हैं? क्विंसिन टर्म, ठीक है। ये बताइए क्या होता है? क्वाट्रेन। 4 लाइन स्टेंजा इज कॉल्ड क्वाट्रेन। अब कपलेट हैज 2 लाइन्स। कपलेट हैज 2 लाइन्स स्टेंजा। सेस्टेट सेस्टेट हैज 6 लाइन स्टेंजा, ठीक है। क्वार्टर्स तो मान समझते ही, 4 लाइन के 3 क्वार्टर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है द टर्म स्ट्रीफ ऑफ कॉन्शियसनेस यूज्ड इन बुक ऑफ विलियम जेम्स। विलियम जेम्स की किस बुक में ये टर्म यूज हुआ है? तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द न्यू क्रिटिसिज्म रिटन बाय लेविस, एलन टॉटे, एमसन है जेसी रैनसम। तो न्यू क्रिटिसिज्म जो टर्म है 43 का जेसी रैनसम ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी इज रिटन बाय विलियम एम्पसन। 7 टाइप की जो एम्बिग्यूटी लिखी है वो विलियम एम्पसन ने लिखी है। अ करेक्शन बाय अमेंडिंग अ करेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम क्रिटिकल एडिटिंग इज कॉल्ड। एक करेक्शन बाय अमेंडिंग अ करेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम क्रिटिकल एडिटिंग इज कॉल्ड अमेंडेशन। क्या कहेंगे उसको? अमेंडेशन कहेंगे। नेक्स्ट है जैक्स डेरिडा बिलोंग्स टू अ रशियन क्रिटिक, एन अमेरिकन क्रिटिक, अ फ्रेंच फिलोसफर एंड क्रिटिक, अ फ्रेंच मिनिस्टर एंड क्रिटिक, या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 46 का? तो जैक्स डेरिडा हैज अ French philosopher and critic. Jacques Derrida has belongs to French philosopher and critic. Just a minute, जरा पानी पी लूं। 47 क्वेश्चन में आते हैं। मिरेकल प्ले डील्ट विथ। मिरेकल प्ले किससे डील करता है बताइए? द लाइफ ऑफ कॉमन मैन, लाइफ ऑफ गोस्ट, द लाइफ ऑफ सेंट एंड मार्टायर्स, लाइफ ऑफ गॉडेस गॉडेस। तो एक हमारा मिरेकल प्ले होता है, एक हमारा मिस्ट्री प्ले होता है। तो मिरेकल प्ले जो डील करता है वो डील करता है लाइफ ऑफ सेंट से। किससे डील करता है? सेंट की लाइफ, साधु संतों की जो लाइफ होती है, शहीदों की लाइफ होती है, उससे डील करता है मिरेकल प्ले। और मिस्ट्री प्ले बाइबल से जो टर्म उठाकर ले लिए जाते हैं उनका एक्सप्लेन कर दिया जाता है, उसे मिस्ट्री प्ले कहते हैं। और ये 16 सेंचुरी में ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। मोरालिटी प्ले ऑल्सो। मोरालिटी प्ले इज रिलेटेड टू मोरल लेसन, जैसा कि एज यू नो all meaning shown in name, morality. A line of words having 1 foot only is known as monometer. ठीक है, monometer 1 meter, diameter 2 meter. A word having 1 syllable is known as monosyllable. A stanza of 8 line is iambic pentameter is called
8 लाइन का स्टेंजा होगा ओटावा राइमा। राइमा रॉयल हैज 7 लाइन स्टेंजा एंड टर्जा राइमा हैज 3 लाइन स्टेंजा। टर्जा राइमा में कितने स्टेंजा होंगे? 3 लाइन स्टेंजा। उसे बोलेंगे टर्जा राइमा। क्या बोलेंगे? टर्जा राइमा। राइमा रॉयल को चौसेरियन स्टेंजा भी कहते हैं, ध्यान रखिए। हु इन्वेंटेड द टर्म पैथेटिक फॉलेसी? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने ये टर्म क्या है इन्वेंट किया था। 52 अ लाइन ऑफ वर्सेस दैट हैज 5 फीट। तो पेंटामीटर होता है 5 फीट। 6 एम्बिक फीट और 12 सिलेबल एम्बिक लाइंस इज कॉल्ड अलेक्जेंड्राइन, राइट। स्पेंसेरियन स्टेंजा में कितने लाइंस होते हैं? 9 लाइंस। किसमें? स्पेंसेरियन स्टेंजा में। और बाकी स्पेंसेरियन सोनेट भी होती है, पर सोनेट हैज ऑलवेज 14 लाइंस, राइट। चलिए 54 में आते हैं। अ शॉर्ट पिथी इंस्ट्रक्टिव सेइंग इज एफोरिज्म एज या प्रोवर्स अ नन। एक शॉर्ट पिथी इंस्ट्रक्टिव सेइंग्स कहा जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? 54 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा एफोरिज्म। एफोरिज्म एज प्रोवर्स। एफोरिज्म इज लाइक एज प्रोवर्स, ठीक है। अ टर्म यूज्ड फॉर द यूज ऑफ एन ओल्ड और ऑब्सोलीट वर्ड ईडियम फॉर फॉर्म इज कॉल्ड। जो बहुत पुराना तरीका होगा। ऑब्सोलीट क्या होता है? पुराने फैशन में, उसको बोलते हैं आर्काइज्म। जो पुराने फैशन से रिलेट करता है उसे आर्काइज्म बोलते हैं। द एम्बिक पेंटामीटर इन इट्स अनराइम्ड फॉर्म कॉल्ड फ्री वर्स, वर्स लिब्रे, ब्लैंक वर्स या पॉइंट। ब्लैंक वर्स बोलते हैं जिनमें मीटर इज अवेलेबल बट ब्लैंक वर्स अनराइम्ड विद मीटर, ठीक है। अनराइम्ड होता है विद मीटर। तो नेक्स्ट है 57। द सेकेंडरी इपिक इज नोन एज लीजेंडरी इपिक। सेकेंडरी इपिक किस नाम से जाना जाता है? लीजेंडरी इपिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है द महाभारत, द गीता एंड द रामायण आर नोन एज अ एपिक। समझ लीजिए, इपिक से जाने जाते हैं। द टर्म यूज्ड फॉर शॉर्ट परफॉर्मेंस ऑफन फार्सियल यूजली सैंडविच बिटवीन द एक्ट। A long play is called one act play, comic relief, poetic justice या interlude। interlude क्या होता है? सैंडविच बिटवीन द एक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्ले। मतलब कि एक लॉन्ग प्ले के बीच में फार्सियल या यूजली सैंडविच बिटवीन या कोई कॉमिक चीज डाल दी जाए, उसे इंटरल्यूड कहते हैं। हु यूज द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी? जॉन कीट्स ने ये टर्म यूज किए। तो आज हमारे 60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस हुए हैं लिटरेरी टर्म के। लिटरेरी टर्म के 60 क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस हुए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में 60 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कराए जाएंगे, जिससे कि डे बाय डे आपका ये 2-3 दिन में प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होंगे लिटरेरी टर्म के वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को करिए, प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो चलाकर सुनते जाइए वाइल वर्किंग। इफ यू आर डूइंग समथिंग या इफ यू आर डूइंग एनी वर्क, सो मतलब कि केवल चैनल को लॉगिन, चैनल को चलाकर आप केवल सुनते जाइए, सारा आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और पढ़ते भी रहिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इंग्लिश सब्जेक्ट्स बहुत इजी है। कभी कभी हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स भी बता देंगे, जैसे हम लोग पढ़ तो लेते हैं और भूल जाते हैं सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में रिलेटेड कहाँ लगेगा, कौन सा यूज होगा। नरेशन हुआ, एक्टिव पैसिव वॉइस हुआ, और जो फिगर ऑफ स्पीच है हमारे, उनको एक शॉर्ट वे में पढ़ा देंगे, एक बार शॉर्ट वे में बता देंगे। तो जल्दी जल्दी आप उसको पढ़ एक बार रिवाइज कर लीजिएगा फटाफट से, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, घबराइए नहीं। सिलेक्शन तो देखो लेना ही है और बिना मेहनत के कुछ नहीं होना है। जब सब्जेक्ट आपको समझ में आ जाएगा तब उस दिन आपका सिलेक्शन ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक। अब आप टीचर भी बनेंगे तो कम से कम वो सब्जेक्ट तो आना चाहिए, या आप कुछ भी प्रोफेशन में जाएं तो वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए कि सब्जेक्ट आ गया हमको, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए भाई, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।